नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस नए और बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद आपके सोचने का नजरिया और आपके जीने का तरीका दोनों पूरी तरह से बदल दे। क्या आपने कभी अपने आसपास नजर दौड़ाई है और सोचा है कि आपके घर में कितना सारा सामान भरा पड़ा है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी बस नई नई चीजें खरीदने, उन्हें संभालने और उनकी देखभाल करने में बिता रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ी गाड़ी होगी, एक बड़ा घर होगा, महंगे कपड़े होंगे और हर तरह की सुख सुविधा होगी, तो हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत और खुशहाल इंसान बन जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज की हमारी चर्चा का विषय है जापान के लेखक सासाकी फुमियो की लिखी गई बेहद प्रभावशाली किताब जिसका नाम है जापानी लोगों की मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, यानी कम से कम चीजों के साथ जीने की कला। सासाकी फुमियो एक आम इंसान थे, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। वह टोक्यो में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे जो पूरी तरह से किताबों, सीडी, डीवीडी, कपड़ों और दुनिया भर के फालतू सामान से भरा हुआ था। उन्हें लगता था कि यह सारी चीजें उनकी पहचान हैं और समाज में उनकी कीमत तय करती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद दुखी थे। वह हमेशा अपने दोस्तों से अपनी तुलना करते थे, सोचते थे कि उनके पास क्या नहीं है, और इसी निराशा को दूर करने के लिए वह अक्सर शराब का सहारा लेते थे। उनका घर इतना बिखरा हुआ था कि उन्हें वहां समय बिताना पसंद नहीं था और सुबह उठते ही उन्हें थकान महसूस होती थी। लेकिन फिर उनके जीवन में एक मोड़ आया। उन्होंने मिनिमलिज्म के बारे में जाना और अपनी जिंदगी से लगभग 95% सामान बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो हुआ उसने उनकी दुनिया ही बदल दी। वह बताते हैं कि सामान कम करने से न सिर्फ उनका घर खाली हुआ, बल्कि उनका दिमाग भी शांत हो गया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सच्ची खुशी को महसूस करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आइए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर मिनिमलिज्म क्या है और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हम इतना सामान जमा क्यों करते हैं। बचपन में जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता। हर इंसान पैदाइशी तौर पर एक मिनिमलिस्ट ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम पर समाज का, विज्ञापनों का और दूसरों को दिखावे का दबाव बढ़ने लगता है। सासाकी बताते हैं कि इंसान का दिमाग एक ऐसी मशीन है जो किसी भी नई चीज के जल्द ही आदी हो जाती है। मान लीजिए आपने बहुत पैसे बचाकर अपनी पसंद की एक नई जैकेट खरीदी। पहले दिन जब आप उसे पहनेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन 10वीं बार पहनने पर वह खुशी कम हो जाएगी, और 50वीं बार पहनने तक आप उस जैकेट से पूरी तरह ऊब जाएंगे। फिर आपको एक नई जैकेट चाहिए होगी। इसे आदत पड़ जाना या हैबिचुएशन कहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा नए उद्दीपन या स्टिमुलस की तलाश में रहता है। हम सोचते हैं कि अगर हम आगे आने वाले समय में कोई महंगी चीज खरीद लेंगे तो हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी खुशी की भी एक सीमा होती है। एक 50,000 की अंगूठी पहनने पर आपको जो खुशी मिलती है, वह 10,000 की अंगूठी से मिलने वाली खुशी से 5 गुना ज्यादा नहीं होती। खुशी का कोई दाम नहीं होता। फिर भी हम चीजें क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। प्राचीन काल में अगर इंसान अकेले रहता तो किसी जानवर का शिकार बन जाता।
इसलिए हमें झुंड में रहने की आदत है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे अंदर एक अकेलेपन का अलार्म बजने लगता है। इस समाज में अपनी अहमियत साबित करने के लिए, अपने आप को मूल्यवान दिखाने के लिए हम सामान का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे महंगे कपड़े, हमारी गाड़ी, हमारा बड़ा घर लोगों को बताएगा कि हम कितने सफल हैं। लेकिन धीरे धीरे यह सामान हमारा मालिक बन जाता है और हम उसके गुलाम। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं ताकि उन चीजों की किश्तें चुका सकें जिन्हें हम शायद महीने में एक बार भी इस्तेमाल नहीं करते। सासा की याद करते हैं कि कैसे उनके घर में फालतू चीजें एक साइलेंट टू डू लिस्ट की तरह काम करती थीं। यानी हर बिखरी हुई चीज बिना बोले आपसे कुछ करने को कहती है। जैसे बिना धुले बर्तन कहते हैं कि मुझे धो लो, बिखरी हुई किताबें कहती हैं कि मुझे पढ़ लो, और खराब पड़ा सामान कहता है कि मुझे ठीक कर लो। यह अदृश्य आवाजें हमारे दिमाग को थका देती हैं और हमारी ऊर्जा को सोख लेती हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम इस जाल से बाहर कैसे निकलें? अपने आसपास के इस कचरे को कैसे साफ करें? सासाकी ने अपनी किताब में सामान कम करने के 55 नियम बताए हैं। मैं आपसे उनमें से कुछ सबसे जरूरी और प्रभावी नियम साझा करता हूं ताकि आप भी इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। सबसे पहला नियम तो यही है कि अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि आप चीजों को फेंक नहीं सकते। फेंकना एक कला है, एक तकनीक है जिसे अभ्यास के साथ सीखा जा सकता है। जब आप कोई चीज फेंकते हैं तो आप कुछ खोते नहीं हैं, बल्कि आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे समय, जगह और आजादी। शुरुआत हमेशा कूड़े से करें। वह चीजें जो साफ तौर पर कचरा हैं, जैसे खाली डिब्बे, एक्सपायर हो चुका खाना, टूटे हुए बर्तन या पुराने कागजात, उन्हें तुरंत बाहर निकालें। उसके बाद उन चीजों को पकड़े जो आपके पास एक से ज्यादा हैं। अगर आपके पास 3 कैंचियां हैं तो 2 को निकाल दीजिए। एक से भी उतना ही अच्छा काम होगा। एक और बहुत जबरदस्त नियम है कि जो चीज आपने पिछले 1 साल में इस्तेमाल नहीं की है, उसे निकाल दीजिए, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों न हो। अगर आपने उसे 1 साल तक छुआ भी नहीं है तो आने वाले समय में भी आप उसे इस्तेमाल नहीं करने वाले। अक्सर हम चीजें यह सोचकर रख लेते हैं कि कभी न कभी तो काम आएगी, लेकिन दोस्तों, वह कभी न कभी जिंदगी में कभी नहीं आता। वह बस हमारे दिमाग का एक बहाना है ताकि हम उस चीज को रख सकें। एक और बड़ा कारण जो हमें सामान फेंकने से रोकता है, वह है उनसे जुड़ी यादें। जैसे किसी खास दोस्त का दिया हुआ तोहफा या पुरानी तस्वीरें। ऐसी चीजों के लिए सासाकी एक बहुत अच्छा सुझाव देते हैं। वह कहते हैं कि आप उन चीजों की फोटो खींच लीजिए। फोटो खींचने के बाद आप उन्हें आसानी से घर से बाहर कर सकते हैं। यादें आपके दिमाग में और उस डिजिटल फोटो में महफूज रहेंगी। उनके लिए भौतिक रूप से जगह घेरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज बहुत महंगी आई थी तो संक कॉस्ट यानी डूबे हुए पैसे के बारे में सोचना बंद करें। जो पैसा लग गया वह लग गया। अगर आप उस बेकार चीज को अपने घर में सजाए रखते हैं तो वह आपकी जगह और मानसिक शांति दोनों खा रही है, जो कि भविष्य का और बड़ा नुकसान है। एक और बेहतरीन नियम जो मुझे बहुत पसंद आया वह है, अगर किसी चीज को लेकर आपके मन में थोड़ा सा भी शक है कि इसे रखूं या फेंकूं, तो उसे फेंक ही दीजिए। जो चीज सच में जरूरी होती है
उसके लिए हम कभी दुविधा में नहीं पड़ते। और अगर गलती से आपने कोई ऐसी चीज फेंक दी जिसकी बाद में जरूरत पड़ गई, तो आज के इस इंटरनेट के जमाने में आप उसे दोबारा खरीद सकते हैं या किसी से उधार ले सकते हैं। यकीन मानिए, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। इसके अलावा सासाकी कहते हैं कि अपने घर को म्यूजियम मत बनाइए। अगर आपको कुछ देखना ही है तो बाहर जाकर म्यूजियम देखाइए। अपने घर की खाली जगह को खाली ही रहने दीजिए। उसे किसी फालतू चीज से भरने की कोशिश मत कीजिए। जब सासाकी ने इन नियमों का पालन करके अपना अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली कर दिया, तो उनकी जिंदगी में 12 बड़े बदलाव आए। आइए उन बदलावों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यही वह असली इनाम है जो मिनिमलिज्म आपको देता है। सबसे पहला बदलाव था समय की बचत। पहले उनका पूरा दिन दोस्तों के सामने दिखावा करने के लिए कपड़े चुनने, बिखरा हुआ सामान ढूंढने और घर की साफ सफाई करने के बारे में सोचने में ही निकल जाता था। लेकिन अब जब घर में सामान ही नहीं बचा, तो सफाई करने में सिर्फ 5 मिनट लगते थे। उनका बहुत सारा समय बचने लगा, जिसे उन्होंने अपने शौक पूरे करने और नई चीजें सीखने में लगाया। दूसरा बदलाव था अपनी तुलना दूसरों से न करना। जब उनके पास दिखावे के लिए कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया। वह जैसे थे उसी में खुश रहने लगे। तीसरा बदलाव था लोगों की परवाह न करना। पहले उन्हें लगता था कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं एक ही जैसे कपड़े पहनूंगा। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि लोगों को खुद से फुर्सत नहीं है कि वह आपको जज करें। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे महान लोग भी हर रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, ताकि उनका समय और ऊर्जा कपड़े चुनने में बर्बाद न हो। चौथा बदलाव, उनका ध्यान केंद्रित होने लगा। जब घर में ध्यान भटकाने के लिए बीसों चीजें नहीं थीं, न टीवी था न फालतू गैजेट्स, तो वह अपने काम पर और खुद पर पूरा ध्यान लगा पाते थे। पांचवां बदलाव एक थोड़ा अजीब लेकिन सच है, वह पतले हो गए। जी हाँ, जब आपका दिमाग शांत होता है, तनाव कम होता है, तो आपको स्ट्रेस ईटिंग या शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी आदतें सुधर गईं। वह ज्यादा चलने फिरने लगे और उनका वजन कम हो गया। छठा बदलाव था किसी भी वक्त कहीं भी जाने की आजादी। उनका घर इतना खाली था कि उन्हें शिफ्ट करने में सिर्फ 30 मिनट लगते थे। एक छोटे से सूटकेस में उनकी पूरी जिंदगी आ जाती थी। इससे उन्हें एक ऐसी आजादी मिली जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्हें अब इस बात का डर नहीं था कि अगर उनकी नौकरी चली गई तो उनका क्या होगा, क्योंकि उनका खर्च इतना कम हो गया था कि वह किसी भी छोटे मोटे काम से अपना गुजारा कर सकते थे। और दोस्तों, जापानी लोगों के लिए एक और सबसे बड़ा फायदा था भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और साल 2011 की सुनामी ने लोगों को बहुत बड़ा सबक दिया था। सबसे ज्यादा लोग अपने ही घर के भारी सामान और अलमारियों के गिरने से मारे जाते हैं। जब घर में कोई भारी सामान ही नहीं होगा, तो जान का खतरा भी ना के बराबर हो जाता है। उनके रिश्तों में भी गजब का सुधार आया। पहले जब उनके घर दोस्त आते थे तो सब टीवी देखने या फालतू चीजों में लग जाते थे। अब जब टीवी नहीं था, तो लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर सच्ची बातें करते थे। इससे रिश्ते गहरे हुए और बातचीत का स्तर बेहतर हुआ। जिंदगी में यह सारे बदलाव देखने के बाद सासाकी ने खुशी के बारे में बहुत गहराई से सोचा। हम सबको लगता है कि खुशी एक मंजिल है, जैसे अगर मेरी शादी हो जाएगी,
एक बच्चा हो जाएगा। एक अच्छा घर होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हमारी खुशी का 50% हिस्सा हमारे डीएनए यानी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। 10% हमारे माहौल पर निर्भर करता है और बाकी 40% हमारे रोजमर्रा के कामों और हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे आप कितने भी बड़े महल में रहें, अगर आपका नजरिया ठीक नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। खुशी भविष्य में मिलने वाली कोई चीज नहीं है। खुशी सिर्फ और सिर्फ आज और अभी में महसूस की जा सकती है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पालेंगे और हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। खुशी एक एहसास है जो आपको तब होता है जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। सासाकी कहते हैं कि जब उन्होंने अपना सारा फालतू सामान निकाल दिया तो उनके अंदर एक कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की भावना पैदा हुई। जब उनके पास सोने के लिए एक साधारण सा गद्दा बचा तो उन्हें उस गद्दे की कीमत समझ आई और उन्होंने उसके लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उस खाने का शुक्रिया अदा किया जो उन्हें रोज मिलता था। उन्होंने ज़ेन बौद्ध धर्म के खाने से पहले के मंत्र का जिक्र किया जिसमें भोजन के स्रोत और उसे बनाने वालों का धन्यवाद किया जाता है। उन्होंने इस बात को समझा कि जिन चीजों को हम आम समझकर उनकी कदर नहीं करते, असल में वही हमारी खुशी का स्रोत हैं। मिनिमलिस्ट बनने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको साधु सन्यासी बन जाना है या जमीन पर सोना है। मिनिमलिज्म एक टूल है, एक तरीका है यह जानने का कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। जब आप अपनी जिंदगी से शोर शराबा और फालतू सामान हटा देते हैं तो आपको अपनी अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि आपको सच में क्या पसंद है। शायद आपके लिए आपकी फैमिली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, शायद आपके लिए ट्रैवल करना सबसे जरूरी हो, या शायद आपके लिए संगीत सुनना जरूरी हो। जब आप फालतू चीजों पर अपना पैसा, समय और ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं तो आप उन सभी चीजों को अपनी पसंदीदा चीजों में लगा सकते हैं। विज्ञान भी कहता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं या किसी से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स और एंडोर्फिन जैसे रसायन निकलते हैं जो हमें सच्ची खुशी देते हैं। सामान घटाने से हम अपने आप पर और अपने रिश्तों पर ध्यान दे पाते हैं। हमारा समय बचता है और समय ही असल दौलत है। आज के दौर में हर कोई भाग रहा है। किसी के पास 2 पल ठहरकर सांस लेने का वक्त नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके पास सामान कम होगा तो आपको उसकी देखभाल कम करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे कम कमाने पड़ेंगे, आपकी चिंताएं कम होंगी। आप पार्क में बैठकर आराम से धूप सेंक सकते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकते हैं और उस पल में पूरी तरह से मौजूद रह सकते हैं। यही तो असल जिंदगी है दोस्तों। सासाकी फुमियो ने मिनिमलिज्म को अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी को एक नया आकार दिया। उन्होंने अपनी पुरानी आदत, अपने डर, अपनी ईर्ष्या सबको उन कचरे के डिब्बों के साथ बाहर फेंक दिया। आज वह एक आजाद पंछी की तरह जीते हैं, जिन्हें इस बात का कोई डर नहीं कि कल क्या होगा। उनका घर एकदम खाली है, लेकिन उनकी जिंदगी सुकून और खूबसूरत अनुभवों से भरी हुई है। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपसे भी यही गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार अपने घर में घूमकर देखें, उन चीजों को पहचानें जो आपकी ऊर्जा चूस रही हैं। जो कपड़े आपने सालों से नहीं पहने,
जो किताबें धूल खा रही हैं, जो गैजेट्स पुराने हो चुके हैं, उन्हें अलविदा कहें। उन्हें दान करें, बेचें या फेंक दें। जैसे जैसे आपका घर खाली होगा, आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग भी हल्केपन का अनुभव कर रहा है। आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। अपने आप को बेकार के बंधनों से आजाद करें। जिंदगी समय बिताने और अनुभव बटोरने के लिए है, न कि सामान इकट्ठा करके एक गोदाम बनाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सासाकी फुमियो की यह कहानी और मिनिमलिज्म के इन नियमों ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा। आज ही अपने किसी एक दराज या अलमारी से शुरुआत करें। एक कदम बढ़ाएं एक सरल, शांत और खुशहाल जिंदगी की तरफ। कम चीजें रखें और जिंदगी में ज्यादा खुशी का अनुभव करें। याद रखें, आप जो हैं वह आपके सामान से तय नहीं होता, बल्कि आपके विचारों और आपके कर्मों से तय होता है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जिंदगी के हर एक पल को पूरी तरह जिएं। नमस्ते।